Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear friends. I welcome you back to EACT classes. This is your course instructor Asif Javed. I am teaching you JK Set Mathematics. So far we have completed modern algebra and we have started complex analysis yesterday. कल मैंने आपको complex analysis से related कुछ basic concepts बताए. जैसे मैंने आपको बताया कि complex field क्या होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। उसके अलावा हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी उसकी कि आइडेंटिटी उसकी किस तरह की दिखती है, इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का किस तरह का दिखता है, एंड देन वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन यस्टरडेज लेक्चर। उसके अलावा हमने अलजेब्राइक नंबर के बारे में पढ़ा, ट्रांसीडेंटल नंबर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं इनको कैलकुलेट कैसे करना है। इनमें आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की खासियत होती है आयोटा, ठीक है। तो आयोटा को आपको हाउ टू कैच होल्ड ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर्स को आप कैसे डील करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आयोटा की पावर्स के साथ आपको कैसे डील करना है, देखिए बच्चों, जो आयोटा की पावर 4n है ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब बेसिकली करना क्या है आपको, आयोटा की जो भी पावर होगी ना, जो भी पावर है आपके आयोटा की, सपोज m है, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। तो रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। तो जब भी आप किसी भी पावर ऑफ आयोटा को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो तब आप आयोटा की पावर m को क्या लिखेंगे, 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तब आयोटा की पावर m क्या हो जाएगी, दिस इज आयोटा। अगर r2 होगा तब आयोटा की पावर m क्या बनेगी, दिस इज -1। और अगर r3 होगा तब आयोटा की पावर m क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा। तो याद क्या रखना है आपको, जब भी आप आयोटा की पावर को 4 से डिवाइड करोगे और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर आपका 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 1 आता है आंसर आयोटा आएगा, अगर रिमाइंडर 2 आता है आंसर -1 आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो आंसर माइनस आयोटा आएगा। मतलब रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है ऑन डिवाइडिंग बाई 4। तो 0 पे इसकी वैल्यू 1, 1 पे आयोटा, 2 पे -1, 3 पे माइनस आयोटा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, 1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 0, 1, 2, 3, ये रिमाइंडर अगर आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको आयोटा की पावर 8 निकालना, तो 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 11 कीजिए, 11 को 4 से डिवाइड, 4 2 जार 8, रिमाइंडर 3 आ गया। सो 3 रिमाइंडर पे आपका क्या आता है, माइनस आयोटा। आप यही वाला तरीका हर एक को लगाइए। 105, 4 2 जार 8, 25, 4 6 जार 24, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। तो जब रिमाइंडर 1 आ गया दैट मीन्स आयोटा। सिमिलरली आप देख सकते हो, जैसे इसको निकालना है, इसको जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 3 ही आएगा। रिमाइंडर 3 आ गया मतलब 2 इंटू आयोटा की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 2, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, तो -1। और आयोटा की पावर 1 को डिवाइड करोगे 4 से तो 1 ही आएगा, सो दिस इज 5 आयोटा।
तो कुल मिला के क्या है, दिस इज -2 आयोटा +1 +5 आयोटा। सो 5 - 2 आयोटा इज 3 आयोटा +1। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो जिस तरह से आपकी रियल में अप्लाई होती है वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी अप्लाई हो जाती है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है जैसे वहां पे अप्लाई होती है वैसे यहाँ पे भी अप्लाई होगी। जैसे वहां पे कैसे अप्लाई होती है, जैसे वहां पे हम कहते थे x प्लस वाई की पावर n, कहाँ से शुरू करते थे, n सी 0, x की पावर n से, फिर n सी 1, x की पावर n-1 और y की पावर 1, ऐसे ही बढ़ाते रहते थे। फिर n सी 2, x की पावर n-2 और y की पावर 2, ऐसे ही करते करते एन सी एन और x की पावर 0 हो जाती थी और y की पावर n। तो यहाँ पे x और y की जगह z और w लिया हुआ है, z और ओमेगा लिया हुआ है, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इन जनरल इसको लिख सकते हैं L goes from 0 to n, NCL, z की पावर L, ओमेगा की पावर n-l। 0 पुट करोगे तो NC0, z की पावर n, z की पावर 0 एंड ओमेगा की पावर n। फिर ओमेगा की पावर कम होती जाएगी और z की पावर बढ़ती जाएगी, फिर z की पावर मैक्सिमम हो जाएगी। ज्योमेट्री आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं। देखो बच्चे, जब भी हम xy प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, एर्गन प्लेन में, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ होती है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है इसको हम मॉड कहते हैं। और ये मॉड कैसे डिफाइन होता है, √x² + y²। दिस इज कॉल्ड, इसको हम मॉडुलस कहते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 1 + i, बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। जैसे 1 + आयोटा का मॉड आपको निकालना है, इसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। सो इसलिए आप कह सकते हो कि इसलिए 1² + 1² का रूट दैट इज √2 हो जाएगा। सिमिलरली दिस इज √3² + 4² विच इज इक्वल टू 5। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मॉडुलस की, मॉडुलस हमेशा बच्चे नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा। और ये 0 एक ही केस में होगा जबकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है। इसी तरह से अगर आप z का मॉड लेते हो या कंजुगेट ऑफ z का मॉड लेते हो, दोनों का मॉड सेम होगा। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस। अगर आप डिस्टेंस लेते हो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में, अगर आप z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस देखना चाहते हो, जैसे ये देखिए ये z1 है और ये z2 है, दिस इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ z1 - z2। ठीक है, चाहे z2 - z1 लिखिए या z2 z1 - z2 लिखिए, क्योंकि मॉडुलस जो है आपका सिमेट्रिक होता है। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ज्योमेट्रिकली, जो ज्योमेट्री की सेंस में हम जो डिस्टेंस कहते हैं ना, वो डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स z1 एंड z2, सिंपली आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस का मॉडुलस लेना है, तो वो बता देगा आपको डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे मॉडुलस ऑफ z1 z2 दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। और अगर z2 नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस ऑफ z1 बाई z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। इसी तरह से बच्चे कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। देखो सिंपल सी बात है ना, देखो z जो है ना दैट इज x प्लस आई वाई। क्लियर सी बात है ना कि जो x है दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x, क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मॉड ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू या तो x के इक्वल होगी या इससे छोटी ही हो सकती है। इसी तरह से y की वैल्यू, अभी x क्या है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, दैट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, एंड imaginary part of z is less than equal to
यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, फाइन। और अब अगर इनकी बात आप करो, किनकी, मॉड ऑफ एक्स की और मॉड ऑफ वाई की, तो बच्चे आपको पता है ना मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड ऑफ जेड इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप मॉड ऑफ एक्स की बात करो, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ वाई भी क्या है, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो मॉड ऑफ एक्स है इसकी डेफिनेशन हम क्या लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और मॉड ऑफ वाई की हम डेफिनेशन क्या लेते हैं, अंडर रूट वाई स्क्वायर। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम मॉड ऑफ वाई की बात करें, अगर हम मॉड ऑफ वाई की बात करें, तो मॉड ऑफ वाई दैट इज अंडर रूट वाई स्क्वायर, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, देखो वाई स्क्वायर तो है ही इसके अंदर, अब एक्स अगर जीरो होगा तब ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर एक्स पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म इसमें आ जाएगी, उस केस में ये वाई स्क्वायर का जो रूट है वो लेस देन हो जाएगा इसके, या तो इसके बराबर भी हो सकता है अगर एक्स जीरो आ जाए, अदरवाइज एक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो हमेशा एक नॉन जीरो टर्म ऐड हो जाएगी, और ये रूट जो है इस रूट से क्या हो जाएगा, छोटा। दैट मीन्स मॉड ऑफ वाई हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से। इसी तरह से मॉड ऑफ एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जेड से, यही चीज लिखी है यहाँ पे। मॉड ऑफ एक्स का मतलब मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड मॉड ऑफ वाई मतलब मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, इनका अगर आप मॉड ले लें, सम इनके मॉड का, सॉरी इनके सम का मॉड, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ से शुरू करते हैं, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ना z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कंजुगेट, क्योंकि z इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, और z हमने z1 प्लस z2 लिया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कंजुगेट को, z1 बार प्लस z2 बार, फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर यहां से मिलेगा, कहाँ गया, यहाँ से मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर और z1 z2 बार और z1 z2 बार, तो z1 z2 बार ये हो गया, और z2 z1 बार को हम लिख सकते हैं ऐसे, इट कैन बी रिटन है z1 z2 बार का होल बार, क्योंकि बच्चे अगर इसको आप देखोगे z1 z2 बार का होल बार, ये बार पहले आप z1 पे लगाइए तो ये z1 बार हो जाएगा, z2 का बार, दिस इज z1 बार और z2 हो गया वही z1 बार z2, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि z प्लस z बार ये किसके इक्वल होता है, दिस इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो दिस इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, क्या है यहाँ पे z1 z2 बार, और रियल पार्ट ऑफ z जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z होता है, तो मॉड ऑफ z को आप ऐसे लेस देन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और z2 बार इसी के इक्वल होता है। तो इस पूरे को आप स्क्वायरिंग करोगे तो कुल मिला के ये क्वांटिटी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ये क्वांटिटी का स्क्वायर, स्क्वायर को बोथ साइड आप रूट लोगे, सो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी आपको मिल जाएगी। उसी तरह से आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है कि मॉड ऑफ z1, ये भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की ही कॉरलरी है, इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, याद रखेंगे। ये लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z। सबसे बड़ा इसमें ये होता है, ये उससे छोटा आपका ये होता है, और सबसे छोटा ये होता है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है, फाइन।
जैसे आपको यहाँ पे कहा गया है कि प्रूव करो कि दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। देखो बच्चे, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 तो इससे छोटा होता है और ये इससे छोटा होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस, ये मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू बोथ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 एंड मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम Z1 Z2 की जगह Z3 Z4 ले लें तो ये लेस देन इक्वल टू इसके हो जाएगा। इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू इसके हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ से देखिए मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 और 1 अपान Z3 प्लस Z4 का मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं वो कैसे हमारी हेल्प करती हैं। हमें बताया गया है कि प्रूव करो कि मॉड ऑफ दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 1/3 व्हेन z लाइज ऑन द सर्कल। मतलब सर्कल मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 है। दिस इज ए सर्कल विद सेंटर, अगर हमारे पास a हो और रेडियस r हो उसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज बेसिकली ए सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एट रेडियस 2, ठीक है। सो 2 रेडियस का सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन। तो हमें बताना है कि ये लेस देन इक्वल टू इसके होगा। देखो सबसे पहले बच्चे इसको फैक्टराइज करो तो ये z² - 1 z² - 3 आएगा। अब गौर से देखना, जो z² - 1 है इसको किसी तरह से हमें ना मॉड z में कन्वर्ट करना है। तो याद करो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास है क्या, मॉड ऑफ z² - 1। इसको बेसिकली अगर आपको याद हो, हमने अभी पढ़ा मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b। इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे मॉड ऑफ z² माइनस मॉड ऑफ 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z² - 1। सो दैट मीन्स मॉड ऑफ z² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सिंपल है ना। सो मॉड ऑफ z² - 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ, अब z² बेसिकली क्या है, z इंटू जेड ये है, और इसको खोलिए आप मॉड को, मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z, ये मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z² - 1। अब मॉड ऑफ z किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो मॉड ऑफ z² किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 - 1 3। इसका मतलब मॉड ऑफ z² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सिमिलरली मॉड ऑफ z² - 3 जब आप करोगे ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z² - 3 का मॉड। तो ये हो जाएगा बच्चे, मॉड ऑफ z कितना लोगे आप, फिर से 2, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। तो एक हमें मिला मॉड ऑफ z² - 3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपान मॉड ऑफ z² - 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/3 एंड 1 अपान मॉड z² - 3, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू मॉड ऑफ दिस। इस तरह से आप चीजों को प्रूव कर सकते हो। फाइन। अब आपको कुछ स्टैंडर्ड पता होने चाहिए लोकल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कि कैसे हम किसी भी ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोट करते हैं। देखो जैसे सर्कल होता है, सर्कल में आपके पास वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस ए से क्या हो, एग्जैक्टली आर। मतलब सर्कल के ऊपर कौन से पॉइंट होंगे, ये जो आपका सर्कल है, ये जो सर्कल है ना आपका, इसके ऊपर कौन से पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, ओरिजिन से मतलब जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट ए से सेंटर से कितना होगा। डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कैसे लिखते हैं, उन दो पॉइंट्स का डिफरेंस। सो किसी भी पॉइंट का डिफरेंस सेंटर से कितना होना चाहिए, आर। तो वो वाले पॉइंट्स सर्कल पे अलाई करेंगे तो ये सेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
डिस्क की जब बात करेंगे मतलब अंदर वाले पोर्शन की, तो इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे? इसमें बच्चे वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से स्ट्रिक्टली लेस देन आर होगा, यानी जो अंदर लाई करते हैं। ठीक है, इसकी बात करें। अगर क्लोज, ये तो ओपन डिस्क की बात हो रही थी, अगर क्लोज डिस्क की बात करेंगे तो इसमें हम सर्कल वाला पोर्शन भी लेंगे, मतलब इक्वल टू आर भी लेंगे और लेस देन आर भी लेंगे, तो ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इसमें वो वाले पॉइंट आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, इक्वल टू आर भी है और लेस देन आर भी, यानी अंदर वाले पॉइंट भी आ जाएंगे और बाहर वाले पॉइंट। एक्सटीरियर की बात करेंगे तो इसमें वो वाले पॉइंट आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर है, यानी बाहर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें सर्कल के ऊपर, तो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? दिस इज z इज इक्वल टू a प्लस आर ई आयोटा थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, अब ये देखिए बच्चे, ये एक और रिजल्ट है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ए सर्कल विद सेंटर एट ए एंड रेडियस बी, तो उसकी इक्वेशन ये भी होती है, क्या होती है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बार जेड प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर कहाँ पे है, ए पे, और जिसका रेडियस कितना है, बी। क्या है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ ए बार जेड प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका प्रूफ सिंपल है। देखो, सेंटर आपका z इक्वल टू ए, रेडियस बी है, z ले लीजिए आप x प्लस आई वाई और a लीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दीजिए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए कौन सी ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? विद सेंटर एट अल्फा बीटा एंड रेडियस एज बी। तो अल्फा बीटा का मतलब सेंटर कहाँ पे है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दैट मीन सेंटर एट ए और रेडियस कितना है इसका, बी। ठीक है, फाइन। इसी तरह से ये जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी, ये भी रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका सेंटर होता है माइनस ए पे और इसका रेडियस कितना होता है बच्चे? इसका रेडियस होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का रूट, इस वाले सर्कल का। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सर्कल। इसी तरह से z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का मॉड इज इक्वल टू a, where a is not equal to 0 and not equal to 1, this also represents a circle। इसी तरह से अगर आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट z1 z2 का बताना हो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? जो बिल्कुल एक तो परपेंडिकुलर हो और लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, मतलब जितना डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का z1 से होगा उतना ही डिस्टेंस कहाँ से होगा, z2 से। तो यही लिखा है, इसमें वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस z1 से और z2 से सेम होता है। ले लीजिए ना आप कोई भी पॉइंट इसके ऊपर, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए इन पे, कोई भी पॉइंट आप इनके ऊपर लेंगे तो इनका डिस्टेंस जितना z2 से होगा उतना ही z1 से, जितना z1 से उतना ही z2 से, जितना z1 से उतना ही z2। सो इफ यू टेक एनी पॉइंट, तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, z1 और z2 से सेम होगा। तो इसलिए the points whose distance from z1 and z2 is same, they lie on the perpendicular bisector। so perpendicular bisector of line segment को हम इस सेट से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस को कैसे डिनोट करेंगे? देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट आपका z1 है,
इसके बिल्कुल अपोजिट आपका होता है Z1 बार, इसके बिल्कुल इस तरह से ये माइनस Z1 बार, और इसके बिल्कुल इस तरफ से होता है Z1 बार। ठीक है, ये सॉरी Z1 बार नहीं है, ये है माइनस माइनस Z1, ये माइनस Z1 है, ये माइनस Z1 बार है। अब देखो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस Z1 से और Z1 बार से क्या होगा, सेम। तो यही लिखा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस Z1 से और Z1 बार से सेम होता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस आप मुझे खुद ही बताइए, वाई एक्सिस क्या होगा। वाई एक्सिस वो वाले पॉइंट्स कंटेन करेगा जिनका डिस्टेंस कहाँ से, Z1 से और कहाँ से, माइनस Z1 बार से क्या होगा, सेम। माइनस Z1 बार से जिनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दे आर इक्वी डिस्टेंट, दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो जिनका डिस्टेंस Z1 बार से माइनस Z1 बार से और Z1 से सेम होगा, मतलब Z माइनस Z1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस Z1 का बार। तो वो कहाँ पे लाई करेंगे, वो y एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ। अब आ गया आपको ये वाला पोर्शन, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन होती है कौन सी, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन के पॉइंट्स कौन से हैं बच्चे, इस वाली लाइन के पॉइंट्स वो हैं जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर मूविंग इन सच अ वे दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इट इज रिमेनिंग सेम। तो मतलब z माइनस Z बार का मॉड इज सेम एज Z माइनस माइनस Z1 बार का मॉड। तो ये हो जाएगा आपका ये। इसी तरह से जब इसका निकालेंगे तो इससे और इससे, मतलब एक तो Z1 से और दूसरा माइनस Z1 से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सो दिस विल बी लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, फाइन। इसी तरह से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसमें बेसिकली बच्चे आपके वो वाले पॉइंट होंगे, कोई भी पॉइंट ले लो ना इसके ऊपर, सपोज Z, इसकी ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, जितना डिस्टेंस इसका Z1 से है और जितना डिस्टेंस इसका Z2 से है, उन दोनों का सम जो है ना, दैट शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। और ऐसा सिर्फ उसी पॉइंट के लिए हो सकता है जो इस लाइन पे लाई करता हो, क्योंकि जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, सपोज कोई Z को मैं यहाँ पे लेता हूँ, जितना डिस्टेंस इसका Z1 से है प्लस जितना डिस्टेंस इसका Z2 से है, उतना ही डिस्टेंस Z1 और Z2 के बीच में भी होना चाहिए। एंड दिस इज ट्रू ओनली फॉर द लाइन पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन सेगमेंट। सपोज कि अगर मैं बाहर ले लूँ कोई पॉइंट, तो फिर मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस ले लूँ और यहाँ से, तो क्या ये और ये डिस्टेंस Z1 Z2 के बराबर होगा, नहीं होगा। वो तभी होगा जब ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, लाइन सेगमेंट पे। तो लाइन सेगमेंट पे जो पॉइंट लाई करेगा उसके लिए कंडीशन ये है कि जितना डिस्टेंस इसका एक एंड पॉइंट से है और जितना डिस्टेंस इसका दूसरे एंड पॉइंट से है, दैट इज सेम एज, उनका जो सम है दैट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स। तो यही यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से यहाँ एंड डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से यहाँ, इनका दोनों का सम जो है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू Z2। दिस इज ट्रू फॉर एनी, चाहे मैं Z को यहाँ ले लूँ, चाहे मैं Z को यहाँ ले लूँ, चाहे मैं Z को कहीं भी ले लूँ, तो उस केस में वो उसी तरह से डिवाइड हो जाएगा और यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।